नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे युद्ध की चिंगारी, महंगाई आएगी भारी की। मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध की आग में चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ सैन्य टकराव अब लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल की ओर से ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का समर्थन भी इजराइल को मिला है, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तेहरान, कोम और इस्फान जैसे शहरों से धमाके की खबरें सामने आई हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि युद्ध आखिर कितना लंबा चलेगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का असर भारत पर कितना पड़ सकता है। भारत अपनी लगभग 80 से 85% कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर ही निर्भर है और इस तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज और जल डमरू मध्य से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा या सप्लाई प्रभावित हुई तो उसका सीधा सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। युद्ध की आशंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड करीब 80 से $85 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और परिवहन लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा वैश्विक अनिश्चितता का असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। लाल सागर और होर्मुज जैसे समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ने से जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है, जिससे शिपिंग लागत भी बढ़ेगी और भारत का निर्यात महंगा हो सकता है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। भारत सरकार ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है। यानी बिल्कुल साफ है कि मध्य पूर्व में बढ़ता यह युद्ध सिर्फ दो देशों का संघर्ष बिल्कुल नहीं बचा, बल्कि इसका असर दुनिया और अर्थव्यवस्था और भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान होंगे हमारे साथ में, उनसे आपको अवगत कराते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर निखिल खत्री जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, किरण मिश्रा समाजसेवी हैं, आनंद सिंह संवाददाता लखनऊ से हैं, अनुपमा श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ में हैं। आगे थोड़ी देर में और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ते चलेंगे, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह से, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये युद्ध वाकई में दुनिया के लिए खतरनाक माना जा रहा है, कहा जा रहा है बहुत नुकसान होना आशंका है, संभावना है साफ तौर पर, और हो रहा है जो नजर भी आ रहा है। लेकिन इस नुकसान का दुनिया पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही साथ भारत पर भी अपने आप में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। भारत में अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, महंगाई पहले ही चरम पर है और इस युद्ध के बाद और ज्यादा महंगाई की मार देखने को मिल सकती है। अगर क्रूड ऑयल पर असर पड़ा, उसकी आयात मुश्किल हुई, तो सीधे तौर पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पर असर पड़ेगा और इसके बाद फिर भारत में इसका महंगाई से सीधे तौर पर असर होता है, हम सब जानते हैं। क्या लग रहा है आने वाले हालात कैसे होंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, इसका असर भारत पे कैसे क्या पड़ेगा, कुछ चंद एक बातें बताता हूँ पहले मैं आपको। क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा हम निर्भर हैं ईरान के ऊपर काफी 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 हद तक, और रूस से भी आता है वैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि उसको रिफाइन करके यहाँ पे बेचें, वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लेकिन अगर तेल ही नहीं आएगा कहीं पे, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, तो आप कहाँ से उसको करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने का काफी टाइम से ये चल रहा है कि वे कर देंगे। 1972 में एक बार बस जब ओमान ने क्लेम किया था 22 किलोमीटर स्ट्रेच, ईरान ने भी किया था, तब हल्के टाइम के लिए ब्रीफली बंद हुआ था, तो अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से ये खुला था। और ये देखिए, अगर हम ये समझें स्ट्रेटेजिकली, तो ये स्ट्रेट जो है ये पर्शियन गल्फ ऑफ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, ये केवल एक ही सी रूट है, एक ही सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को खुलता है। तो यहाँ पे चोक पॉइंट्स बहुत है यहाँ पे। बल्कि बाबर जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने कहा था अपने मेमोइर्स में, इसके बारे में बताया था कि जब बादाम ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे फरगाना से लेके सेंट्रल एशिया तक, हर्मुज ने की रोल इसमें प्ले किया था। बल्कि नॉर्थ कोस्ट लाइज में ईरान आता है और साउथ कोस्ट लाइज में मधुसन पेनिनसुला, यानी कि
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, तो मधुसम गवर्नरेट के साथ में। तो ये इतना स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है। और दूसरी बात है कि इमोशनल तरीके से एक जहाज था, वो ईरान से आया था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में। वो जहाज जब जा वो 18 फरवरी को हुआ और 20 फरवरी को वो हम्म। डॉक कर गया। अ, वो जहाज श्रीलंका के पास में था, हमारे इंडियन ओशन के अंदर, लेकिन हमारे ये 12 नॉटिकल माइल से दूर। 12 नॉटिकल माइल्स होती है जब हमारी जिम्मेदारी होती है, तो हमारे पानी के अंदर नहीं था। अमेरिकन सबमरीन ने उसको मार गिराया। 32 सेलर्स, उसकी उनका इलाज चल रहा है श्रीलंका के हॉस्पिटल में, और कई सारे मिसिंग हैं। मिसिंग मतलब समुद्र में कहाँ डूबी गए होंगे और क्या। तो धीरे धीरे वो जहाज डूबने लग गया। तो इसमें एक तरीके से हिंदुस्तान की भी, वो बहुत ट्विटर पे लोगों ने बोला, लेकिन ठीक है। मैंने बताया कि इसमें हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, ये अगर जहाज डूबा, ये हमारे क्षेत्र से बाहर था। अल्टीमेटली यस, वो हम जिम्मेदार हैं कि भाई वो आया हमारे लिए, हमें बुरा लग रहा है इसके बारे में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो जैसे हमने पैंडमिक में देखा था कि लॉकडाउन हो रखा था, इकॉनमी डाउन हो गई थी, रिसेशन आ गया था, बस वही बात होने वाली है। तेल के प्राइसेस बड़े महंगे होने वाले हैं, हमारे पास पैसा है, हम खरीद लेंगे। अरे आप खरीदोगे तब जब तेल आएगा, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जब तेल आएगा तो रिजर्व भी हमारे पास तकरीबन 40 दिन का मान लीजिए आप। वो रिजर्व पे हम कब तक देंगे? जैसे रिजर्व यानी कि जैसे कि सबको समझाने के लिए, गाड़ी में जा रहे होते ठीक हैं, है। गाड़ी में जब सुई रिजर्व पे नहीं, आ और जाती है। भारत में तो अभी से लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कि कहीं एकदम से ऐसा ना हो महंगाई आ जाए, या फिर जो अवेलेबिलिटी है वो अगर कम हो जाती है तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा असर है। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। बिल्कुल हम्म। जब भारत में जब असर देखिए, जो मुल्क बाहर दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं ना, सोच रहे हैं कि इस युद्ध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ रहा है। हर किसी को पड़ेगा, हर किसी को, हर हर एक मुल्क को। तो लोग जब पूछते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरह जाएगा कि नहीं जाएगा, वर्ल्ड वॉर से हम क्या समझे हैं? 1914 से 1918 जो वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, जब तो अमेरिका नहीं कूदने वाली थी। 1914 में असैसिनेशन हुआ, 1918 में अमेरिका ने युद्ध ज्वाइन किया। और 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग की थी, हवाई आइलैंड्स में अमेरिका के, 1945 में अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करी, परमाणु हथियार छोड़े हिरोशिमा नागासाकी में। उस टाइम पे वो असर आज तक जापान में दिखने को मिलते हैं। उन्होंने टोक्यो पे असर पे निशाना नहीं बनाया, वो चाहते तो वो बना सकते थे, क्योंकि टोक्यो में लीडरशिप थी। तो बात किससे करोगे? यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है कि तुरंत पहले के 24 घंटे के अंदर टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया ईरान के। उससे क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हम्म। हुआ। ना ही रिजीम चेंज हुई। देखिए, अगर ठीक है। सुप्रीमो गए, एक और सुप्रीमो आ गए, डिफेंस हाँ, मिनिस्टर गए, एक और डिफेंस मिनिस्टर ठीक आ है गए। सर। ठीक है, हम लौटते हैं आपके पास में। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि असर जो है वो बड़ा पड़ने वाला है। और भी हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अनुपमा श्रीवास्तव जी हैं, अविरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत अविरल जी आपका। पहले अनुपमा जी का रुख कर लेते हैं। अनुपमा जी, क्या कहना चाहेंगी? अर्थव्यवस्था डगमगाएगी? कितना असर पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल का कनेक्शन आम तौर पर मतलब घरेलू बजट से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, सब्जियां, दालें, सब कुछ महंगा होने लग जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर एक चीज में जिम्मेदार है। और यहां तो बहुत बड़े स्तर पर चीजें हैं। अभी देश रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से भी अलग अलग देशों में कहा जा रहा था कि इस युद्ध के चलते महंगाई पर असर पड़ रहा है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल तो हम सब ने देखा कि क्या हालात हुआ। बजट से पहले तो लगभग चांदी 4 लाख के पार पहुंच गई थी, सोने की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। तो उसके बाद थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन अब फिर से एक नया युद्ध दो देशों के बीच में शुरू हो गया है। तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और आम लोगों पर क्या महंगाई की मार पड़ेगी? क्योंकि लोग अब डर रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बाद हमने स्थिति देख ली, अब ईरान और इराक है, इजराइल। गरिमा जी, हाँ, ये जो आपका सवाल है ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के उसमें, क्योंकि जब हम देशों की बात करते हैं तो आज जहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के युग में रहते हैं, वहाँ भी कोई भी राष्ट्र किसी एक दूसरे राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता। अगर एक जगह पे युद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव या इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ेगा, जैसा कि हो रहा है।
और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इंडिया में तो अभी कुछ नहीं हो रहा, तो हमको अपने लिए हम बिल्कुल हमारी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और हमें 20-25 दिन अगर ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे और आराम करेंगे। बिकॉज ये जो ट्रेड रिलेशंस है, ये जो इसका इम्पैक्ट है वॉर का, ये डेफिनेटली हमारी कंट्री पे भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब कंट्रीज अब एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बल्कि ओपन इकोनॉमी में कार्य कर रहे हैं। और ट्रेड रिलेशंस जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के उस पर बनता है, तो उस जरिए हम ये नहीं कर सकते कि हम इंपोर्ट बंद हो जाए और हम एक्सपोर्ट करते रहें, क्योंकि दोनों ही चीजों पे इम्पैक्ट आता है। तो अर्थशास्त्र में इसको हम जब जीडीपी की परिभाषा, जीएनपी की परिभाषा जोड़ते हैं, तो उसमें हम जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम कहते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज आवर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो पूरी इनकम हमारी इम्पैक्ट होती है अगर इस तरह की वॉर सिचुएशंस आती हैं। तो एक तो ये चीज है कि ग्लोबलाइजेशन के युग में हमें ये चिंता तो करनी पड़ेगी कि अगर एक देश में युद्ध, दो देश युद्ध कर रहे हैं, तो उसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ेगा बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी देश हैं, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे कि इस तरह की पॉपुलेशन ज्यादा है और इस तरह की जो आप कह रही थी जैसे कि ऑयल के आयात के लिए हम काफी हद तक उन पर निर्भर हैं, तो वो निर्भरता को पूरा करने के लिए हमको काफी समय लग जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर एक और एनालिसिस जो मेरी समझ में आ रही है कि हमें देश कंट्री वाइज नहीं बल्कि सेक्टर वाइज चीजों को देखना पड़ेगा। अर्थशास्त्री के रूप में मेरा हमेशा से मानना है कि हम क्षेत्रों की बात करें कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस युद्ध से और कौन सा क्षेत्र कम प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी बिना पर अगर हम अपनी एनालिसिस को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अगर आप बात करें कि जो फाइनेंस सेक्टर है या रियल इस्टेट है, या आपने कहा जैसे कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें इन्फ्लेशन की वजह से जो महंगाई आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से वो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो एलपीजी और सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये सेक्टर है, एक तरह का कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है जो पूरा इम्पैक्टेड हो जाएगा अगर हम इस तरह के युद्ध का प्रभाव देख रहे हैं। दूसरी चीज, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी एक क्षेत्र है, अगर हम देखें तो एकदम से इसमें गिरावट आई है अभी। तो ये क्यों हुआ? ये खाली युद्ध के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। हमें ये पता नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी और बाहर के देशों का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा, या वो युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। जैसे कि अभी कुछ किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने ये बात कही कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात, तो वो पहले भी ऐसे डिस्कशंस हुए होंगे, लेकिन आज की डेट में अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देते हैं तो ऑयल और गैस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लोगों को, एक आम जनता का जीवन जो है वो डेफिनेटली प्रभावित होगा। तो हमको क्षेत्र वाइज देखना पड़ेगा, एविएशन सेक्टर पे देखना पड़ेगा क्या इम्पैक्ट आया इसका, ह्यूमन रिसोर्स को देखना पड़ेगा कि किस तरह वो प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारी जनता हमारे देश की बाहर काम करती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो हमको उन पे भी देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर मैम आपसे और विस्तार से हम करेंगे चर्चा, और मेहमान है एक बार उनको भी जोड़ते चलते फिर आपके पास लौटेंगे वापस से। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए आनंद सिंह है लखनऊ से। आनंद, क्या स्थिति है अभी? अर्थशास्त्री अनुपमा जी ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बाहर देशों में फंसे हुए हैं, ये भी अपने आप में, इनकी सुरक्षा भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। 10,000 लोगों को फिलहाल लाया गया है, लेकिन लगभग बड़ी संख्या में लोग हैं जो इन खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इस पूरी महंगाई का असर साफ तौर पर फ्लाइट्स पर भी पड़ेगा। बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं जो खाड़ी देशों की थी खास तौर पर। आनंद सिंह जी, बता, जिनसे युद्ध छिड़ा है उस दिन से लगातार युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। कई फ्लाइटें जो रद्द हुई हैं, उनको लेकर के जो यात्री लखनऊ से बड़े, मतलब उत्तर प्रदेश या भारत से बड़ी संख्या में लोग जाते थे, जो बाहर देश में कमाने के लिए जाते थे, उन पर भी असर ये देखने को मिला है। जो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह जो यहाँ से वापस लौट रहे हैं, उसके बाद जो वहां पर भारतीय फंसे हैं उन लाने के लिए भारत सरकार लगातार कवायद कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। तो उस तरह से जो भारत सरकार प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों को लाया भी गया है, पर इसका असर कहीं ना कहीं देखने को लगातार मिल रहा है। जैसे कि अभी भी हम इस लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर 3 फ्लाइटें आज भी रद्द है, जैसे दुबई, अबू धाबी और शारजाह की कई फ्लाइटें ऐसी रद्द है, जो 3 फ्लाइटें अभी भी रद्द है।
तो यहाँ पे कई यात्री भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जिलों से, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और अन्य जिलों से जो आते हैं लोग, क्योंकि इन जगहों पे जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, पर फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अगर हम महंगाई की बात करें कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले गोल्ड कम हुआ था, अचानक एकदम से गोल्ड में भी उछाल आया है, जिससे 1,64,270 का रेट पहुंच चुका है गोल्ड का। चांदी का इसीलिए 2 लाख के ऊपर का गोल्ड, चांदी का भी रेट 2 लाख के ऊपर चल रहा है। जो कच्चा तेल उत्तर प्रदेश या भारत में आता था, कच्चे तेल पर भाई इस युद्ध का असर कच्चे तेल पर भी सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उत्पाद है कच्चे तेल के जो भारत आते थे, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के कारण अच्छा काफी आनंद, रुके क्या हुए हैं। क्या उनसे क्या जो जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, जो एयर रूट क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हुआ था, उसके चलते अभी क्या वापस से उनको लेकर कोई जानकारी, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्या वापस से फ्लाइट शुरू हो सकी हैं, क्या जानकारी है, उससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पाई क्या आपको? देखिए, अभी भी शारजा की एक फ्लाइट शायद यहाँ से चालू की गई है, बाकी जो दुबई जाने वाली फ्लाइट थी और दमाम जाने वाली थी, अबू धाबी जाने वाली थी, ये फ्लाइटें अभी भी कैंसिल चल रही हैं। इनके जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि इनको सूचना पहले से नहीं दी जा रही, तो यहाँ आते हैं एयरपोर्ट पर और काउंटर पे जब पता करते हैं तब जानकारी मिलती है। उसके बाद ये दिक्कत, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे बिहार से आना कोई छोटा रूट नहीं है, लंबा रूट है, 12 से 14 घंटा का सफर लगता है लखनऊ आने में। तो उस रूट को आते हैं तो 3 फ्लाइटें अभी भी रद्द हो रही हैं। शारजा की फ्लाइट चार्ट पे हमने अभी देखा है कि जो चार्ट पे शारजा की फ्लाइट दिखाई जा रही है, जो अभी कुछ देर में आने की संभावना है, पर ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट आती दिखाती तो है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कैंसिल भी कर दी जाती है। जी ठीक है, यानी अभी भी जो स्थिति है वो संशय वाली बनी हुई है, अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हालात कब तक सामान्य होंगे। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ में समाज सेवी भी हैं, हमारे साथ में किरण मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। क्या कहना चाहेंगे किरण जी, क्या लग रहा है कि हमारे भारतीय समाज पर या भारतीय लोगों पर कितना असर पड़ने वाला है? लोग परेशान हैं और भारत का जो रिएक्शन इस पूरे युद्ध के बाद सामने आया उसका साफ है कि देखिए हम शांति चाहते हैं, और हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ों की, कुछ घटनाओं की निंदा भी की है। तो भारत के कदम से आप कितनी संतुष्ट नजर आ रही हैं, और साथ ही असर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, उससे जनजीवन जनसामान्य प्रभावित होता है, तो सर्वविदित है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने 80 सालों में पहली बार उसने जो उसके टॉर्पिडो जो मिसाइल्स हैं जो उससे IRIS पर हमला किया, जो बहुत गलत है, जिसमें रेडिएशन होगा, जिससे सिर्फ हवा नहीं पानी भी दूषित हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि ईरान बार बार धमकी दे रहा है हम डर्टी बम का इस्तेमाल करेंगे। डर्टी बम भी रेडिएशन देगा, तो हमारे सामाजिक जीवन पर हवा में भी जहर घुल जाएगा। वैसे ही बहुत सारे जहर घुल रहे हैं, लेकिन और भी जहर घुल जाएगा। और ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वाटर माइंस का भी ब्लास्ट कर सकता है ईरान। और अभी लेटेस्ट न्यूज जो मैं सुन के बैठी हूँ आपके डिबेट में, उसमें ये बताया गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है मतलब वहां पर जो जहाज लंगर डाल के बैठे थे वो वहीं रहेंगे, वहां से ना तो आगे आ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब अगर हमारा भारत देश ये कहता है कि हमारे पास 30 दिन का या 35 दिन का रिजर्व है, तो आप ये मान के चलिए कि 30-35 दिन अगर युद्ध चल गया और हॉर्मुज का स्ट्रेट नहीं खुला, तो जहाज तो वहीं रहेंगे। उनको आने के लिए अगले 30 से 35 दिन लगेंगे इंडिया तक। तो एक स्थिति ये आ जाएगी कि हमारे देश में तेल बचेगा ही नहीं, क्योंकि रिजर्व तो हम खोल देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे महंगे हो जाएंगे। और हमारी आज की जो बाजार है वो पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट बेस्ड है। बिल्कुल, चाहे वो आटा हो, दाल हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, फल हो, दूध हो, दही हो, कोई भी चीज बिना ट्रांसपोर्ट के हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ खाने की थाली पर, हवा पर, पानी पर, आसमान में, हर जगह रेडिएशंस फैलेंगे। और हवा और पानी के लिए कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं लगता। ये सीमा के बाहर की चीजें हैं। वहां जो बम फट रहे हैं उनका असर हमारे यहाँ भी हवा में होगा। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि बहुत सारी बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, पेट की बीमारियां, महंगाई, असुरक्षा, ह्यूमन रिसोर्स को खतरा, इतने सारे लोग वापस आएंगे। करीब 97 लाख लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं, बिल्कुल, भारतीय उनको वापस 97 लाने लाख। की अब आप जिम्मेदारी। सोचिए, अगर, और सबसे बड़ी बात कि अभी वर्तमान में हालातों को देखने के बाद इन 97 लाख लोगों के परिवारों में कितनी चिंता है।
चिंता है। और दूसरी बात, इनको अगर हम ले भी आती है, इंडियन गवर्नमेंट ले भी आती है, तो इन विस्थापितों को नौकरी कहाँ से देंगे? हम भी तो उस क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आर्थिक अस्थिरता कम से कम हमारे देश में भी अभी नहीं है, बट अगर हम लाते रहेंगे और सारे लोग आते जाएंगे तो हम इनके लिए कहाँ से लाएंगे खाना पानी सब? यानी आप ये मान के चलिए कि इस लड़ाई का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारत, और ये भी एशिया में है, मिडिल ईस्ट में है, ठीक है, पर है तो हमारे ही रिजीम में। कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। गरिमा जी, ठीक है। डॉक्टर निखिल खत्री जी हमारे साथ में लगातार बने हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत निखिल जी आपका। निखिल जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, अभी वर्तमान में अगर हम अपने देश की बात कर ले, महंगाई इतनी चरम पर थी कि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि भाई पड़ोसी देशों में या हमारे जिस तरीके से दुनिया में युद्ध के हालात हैं उसमें रशिया और यूक्रेन का उदाहरण दिया जाता रहा है अब तक कि महंगाई के कहीं ना कहीं पीछे ये लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर देशों की पड़ता है। अब तो और ज्यादा स्थितियां खराब होंगी, अब तो और ज्यादा कारण बन गए हैं, अब तो और ज्यादा स्थितियां खराब हो रही हैं। तो क्या लग रहा है, क्या वाकई महंगाई से निजात दिला पाने में सत्ता पक्ष कामयाब हो पाएगा या जवाब तैयार है, ये मान लिया जाए? गरिमा जी, आपको और से पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गरिमा जी, आपने भी बात करी महंगाई की, तो महंगाई पर तो भली भांति सरकार कोई डिसीजन ले नहीं पाती है। पहले देश में इतनी महंगाई हो रही, तो महंगाई तो सरकार कम नहीं पा रही है, हर समय रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, अगर हम आज के मुद्दे पर आए तो हमारे एक साथी बोल रहे थे कि जो IARIS देना जिस पर अमेरिका ने अपने टॉर्पेडो फायर की थी, वो इंडियन जुरिडिक्शन में नहीं आता। मैं इनको बता दूं, ये तो इंडियन मैरीटाइम जुरिडिक्शन में आता है। इंडियन मैरीटाइम जुरिडिक्शन में 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, उसमें इस वॉरशिप को, इसको IRIS देना को अमेरिका ने निशाना बनाया। और ये तो जो जहाज जो ईरान से आया था, ये तो हमारे भारतीय का नेवी गैस था, ये हमारे इंडियन नेवी का गैस था ये, जिसमें 84 अभी तक मौत हो गई है। और गरिमा जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अभी तक मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। और जो बचाव कार्य किया जा रहा है गरिमा जी, वो भी श्रीलंका द्वारा किया जा रहा है। जो भी हमें सूचना दी जा रही है वो श्रीलंका द्वारा दी जा रही है कि भाई हम बचाव कार्य कर रहे हैं, वो मेहमान हमारा था, उस पर हमला हो गया, हमारी सरकार उस पर कोई भी अपना पॉइंट नहीं दे पा रही है और ना कोई बचाव कार्य कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी क्यों इतना अमेरिका से डरते हैं? हम तो खाली एक बात पूछते हैं। हाँ, हालांकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक बात जरूर कहते हैं कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, पर अगर इस समय अगर पूरे विश्व में कहीं ना किसी जगह युद्ध हो रहा है, तो कम से कम जो हमारे साथी हम उनकी तो हम कहीं ना कहीं सुरक्षा का हम उन्हें वादा दे। अगर हमारा देश में जो मोदी जी हैं, अगर ईरान पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है युद्ध में, पर कम से कम जो हमारे देश में जो फ्रेंडशिप के तौर पर जो IRIS देना आई थी, जिस पर हमारे राष्ट्रपति जी भी बैठे थे, कम से कम उस पर तो स्टैंड लेना चाहिए। इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा। और आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, अब ये भी पता लगा कि बंद कर दिया गया, पर इससे पहले ईरान ने क्या बोला था कि इसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से मात्र चाइना के शिप्स जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल एक साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि इंडिया के साथ ईरान नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी जी अभी तक कोई हमारी सरकार स्टैंड नहीं ले पा रही है। और दूसरी बात, आपने महंगाई की और दूसरी बात की थी इतनी चीजें महंगी हो जाएगी, पर हमारे प्रधानमंत्री जी को हम इससे क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी तो बस बाहर जाकर घूमना चाहते हैं, इनको तो इन चीजों पर कोई मतलब ही नहीं है। चलिए लौटते हैं आपके पास में। ठीक है, हमारे साथ में एक मेहमान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे दर्शक हैं चंद्र प्रकाश जी। बहुत स्वागत आपका चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बड़ी रात का बड़ा तड़का। इसका मतलब ये है कि बड़ी जब रात लंबी होती है तो उसकी सुबह भी बड़ी देर से आती है। हमारा भारत देश सक्षम है विदेशों में, और जो कंट्री जो सप्लाई करते हैं क्रूड ऑयल, उन सबसे बातचीत करने में भारत सरकार तल्लीन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा टीवी चैनल आपके कह रहे हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोनिया जी गई राज्यसभा में, किसी के तकलीफ नहीं हुई, और शरद पवार चले गए राज्यसभा में, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं तो आरजेडी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलिए सर, मुद्दे पर हम चाहते थे कि आप अपनी राय मुद्दे पर रखें। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे से जुड़े रहें और मुद्दे से जुड़ी ही राय दें। दर्शकों से भी हम ये अपील जरूर करना चाहेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों के साथ में, लेकिन उससे पहले जनहित में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटता है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सही। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं युद्ध की जानकारी, महंगाई आएगी भारी को लेकर। अविरल मलिक जी के साथ इस बार शुरुआत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अविरल जी, स्थितियों को संभालेगी कैसे सरकार? ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी विपक्ष को आपने सुन ही लिया, समाजवादी पार्टी की ओर से जो राय रखी गई, बाकी सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्थितियां विकराल हो सकती हैं, महंगाई भारी हो सकती है। अभी रशिया यूक्रेन के चलते हमने देखा ही, अलग अलग कारण दिए गए, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, सब पर असर पड़ने वाला है। कैसे कंट्रोल किया जाएगा सर? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से असर पड़ने का, तो अगर असर की बात कर ली जाए और उसके साथ साथ हमारी विदेश नीति की बात कर ली जाए, तो हम हमेशा से, अगर इंटरनेशनल पॉलिसी की बात की जाए, तो शांति के पक्षधर भारत पूर्ण रूप से रहा है। आज भी शांति का पक्षधर भारत पूर्ण रूप से है और भविष्य में भी शांति का पक्षधर रहेगा। अमन, चैन और शांति का पक्षधर भारत हमेशा से रहा है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय है इंटरनल पॉलिटिक्स का और एक तरीके से आंतरिक महंगाई का और तमाम सारी समस्याओं का, आंतरिक विषयों का जहां तक मामला है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से केंद्र सरकार इस विषय को संज्ञान में लेते हुए निरंतर कार्य कर रही है। और जहां तक विषय एक तरीके से ग्रामीणों पे बोझ और मध्यम वर्गीय लोगों पे एक तरीके से बोझ ना पड़े, वो सुनिश्चित करने का काम पूर्ण रूप से किया जा रहा है। और रही बात विपक्ष की, तो निश्चित रूप से विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, सवाल उठाना, और लोकतंत्र में पूर्ण रूप से विपक्ष का मौलिक अधिकार है। और मैं समझता हूँ विपक्ष सवाल उठाए, इसमें किसी रूप में कोई समस्या नहीं है। और जहां तक विषय इंटरनेशनल स्टैंड का स्पष्ट करने का, स्टैंड स्पष्ट नहीं हुआ ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का, इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम ह्यूमन राइट्स के पक्षधर कल भी थे, आज भी हैं, इन फ्यूचर भी रहेंगे। मौलिक अधिकार, किसी का मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से हमारा दायित्व रहा है और इसी के पक्ष में हमेशा से हम रहे। जी ठीक है, हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको हम जोड़ते चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाएंगे। सर, क्या गवर्नमेंट पूरी तरीके से सबको कंट्रोल कर पाएगी? इंडियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं क्या इतना आसान होने वाला है जितना अविरल जी ने बताया? नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत ही पेचीदा बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको, कि एयर स्पेस बंद कर दी गई। हिंदुस्तान की रीति रही है कि जब भी हमारे अपने हिंदुस्तानी बाहर अटके हुए हैं, हम फौरन तत्काल उनको प्रोग्राम बनाते हैं, उनको निकालते, चाहे गल्फ वॉर हो, चाहे तालिबान क्राइसिस हो 15 अगस्त को जब आई थी, चाहे यूक्रेन में हो जब ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है। लेकिन अगर जब, बताइए, ये बात पूरी दिल से मैं कह रहा हूँ, पूरे दर्द से कह रहा हूँ ये बात, कि अगर एयर स्पेस ही बंद कर दी गई हो तो क्या करेंगे, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं आपको। तो हम कह, तो सरकार भी अगर चाहे भी, कितना भी इन्फ्लुएंस हो, कैसे, अगर एयर स्पेस ही बंद है, खतरा है, तो कैसे उनको इवैक्यूएट कर पाएंगे? तो बेहतर ये है कि जो जहां पर है महफूज रहे। हमारे 2 लाल भारत के हम खो चुके हैं, बहुत दुख है इस बात का मेरे को। तो जो जहां पर है महफूज रहे, वहां पर बस अंडरग्राउंड शेल्टर में अपना अपना ठिकाना लगाए, ठिकाना रखे वहां पे। तो सिमिलरली भारत सरकार कितना क्या कर सकती है? देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद हो जाता है बेसिकली, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है रोड के अलावा? रोड में भी, वो भी इतने देशों के साथ जाओगे तो इट्स नॉट फीजिबल, नॉट प्रैक्टिकल। सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, वो पेट्रोलाइन है, वो दौड़ती है सऊदी अरेबिया से लेके पर्शियन गल्फ से लेके लाल समुद्र से लेके यानबू। उसकी कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 मिलियन बैरल पर डे। यूएई हबशन फुजरा पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन कनेक्ट करती है ऑनशोर एयर फील्ड्स अबू धाबी डायरेक्टली टू फुजरा एक्सपोर्ट टर्मिनल टू गल्फ ऑफ ओमान। उसकी कैपेसिटी है अराउंड 1.5 टू 1.8 मिलियन बैरल पर डे। ओमान पाइपलाइन है, ओमान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से अन्य ऑल्टरनेटिव रूट्स ले सकते हैं, लेकिन यानी कि खर्चा बढ़ेगा, द ट्रांसपोर्ट टाइम और बढ़ेगा। सरकार भी अगर चाहे भी तो क्या कर सकती है? तो इसमें लिमिटेशन हर सरकार की होती है, लेकिन हाँ, यहां पर हिंदुस्तान की सरकार, मैं कहता हूं कि बेस्ट ये है, पॉलिसी ये है कि हम न्यूट्रल
पक्ष रखें और हम डिक्लेयर कर दें कि हम न्यूट्रल हैं। हम हमारा दोस्त इजराइल भी है, हमारा दोस्त ईरान भी है, हमारा दोस्त एक तरीके से हमारे ठीक ठाक ताल्लुकात हैं हमारे अमेरिका से भी। हम न्यूट्रल रहे। जब लोग बोलते हैं कि एक पक्ष वो दबाव में आके एक स्टैंड लें, या तो इजराइल या तो ईरान या तो एक, तो वो मेरे ख्याल से ठीक रीति नहीं है। जी ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में गिरीश जी जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या राय सर इस पूरे मामले को लेकर आपकी? 30-35 साल पहले अमेरिका एक प्रोजेक्ट लाया था, विश्व विजयी अमेरिका बनाना है। नासा के थ्रू उसने 4 वैज्ञानिक सिलेक्ट किए थे, उसमें एक हमारे परिवार के कैलाश चंद्र शुक्ला इंजीनियर भी थे। उन लोगों ने मिलकर 20-21 तक विश्व विजयी बना दिया है अमेरिका को। आज अमेरिका के समकक्ष कोई नहीं खड़ा हो सकता उनकी टेक्नोलॉजी के समक्ष। और हमारा देश सिर्फ अम्बेडकर की पूछ पकड़ पे चलता रहा। मोदी साहब का व्यवहार अपने देश के राजनेताओं का भी अच्छा न रहा। ऐसा फूड तंत्र इस देश में बनाया कि आज देश में कोई भी मजबूती नहीं है किसी प्रकार की। सारे पॉकेट खाली कर दिए, सारे परिवार के धन खाली कर दिए और मिला दिया इस देश को। आज देश किसी स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकता अमेरिका का। और ये जो किया गया है विश्व के अर्थतंत्र को खत्म करने के, विश्व के सुरक्षा तंत्र को खत्म करने के, सामाजिक तंत्र को खत्म करने के ईरान पे हमला किया है उसने। वो छोड़ेगा नहीं भारत तुमको, क्योंकि मोदी को ब्लैकमेल करवा रहे हैं। मोदी इस देश को छोड़ रहा है, मोदी इस देश के साथ में विश्वास। चलिए ठीक है, लौटते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अविरल जी, इस पर हम जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले और मेहमान हैं, एक बार उनको जोड़ते चलते हैं। अर्थशास्त्री जी हमारे साथ में हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत मुश्किल है, हर किसी का ये मानना है कि आने वाले हालात जो है वो और ज्यादा बुरे होने वाले। क्या लग रहा है, सोने चांदी पर इसका और असर पड़ेगा क्या? क्योंकि हम पिछले अगर कुछ महीनों में नजर डालें तो सिर्फ कुछ सालों के भीतर ही स्थिति जो है वो कितनी तेजी के साथ में सोने चांदी की बिगड़ी है कि मतलब बड़ा मुश्किल हो गया, अब कोई भी शायद ही खरीद पाएगा। और अभी जो हालात हो गए हैं युद्ध के, ऐसा लग रहा है कि ये वापस से कुछ और ज्यादा बढ़ेगी, अभी वर्तमान की कीमतों से भी और ज्यादा उछाल आ जाएगा। मैम अनम्यूट कीजिए, अनुपमा जी आप अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, उससे ही इम्पैक्ट आता है आपका ये सारी चीजों पर। जब सोने चांदी का जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, वो एक सेफ ऑप्शन माना जाता है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों के लिए एक मतलब बहुत ही कहेंगे दिमागी रूप से आपको एक सांत्वना रहती है कि नहीं आपका ये सेफ ऑप्शन है, इसका दाम जो है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ही ये उछाल जो आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर नॉट श्योर अबाउट द अनसर्टेनिटीज अराइजिंग ग्लोबली। जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो एक रिस्क पे है, अनसर्टेन है ड्यू टू ट्रेड वॉर, एंड दैट इज वाई ये जो इस तरह की सिचुएशन है ये इमर्ज हो रही है। कहाँ तक ये उछाल आता है और इस पे कितना कंट्रोल हम एक देश के रूप में कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमको इस पे कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि हम अपने स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे एश्योरेंस दें कि नहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, सिक्योर है और इस तरह से आपको कोई भी नुकसान हम होने नहीं देंगे। तो वो किसी तरह से ये एश्योरेंस को हमको बढ़ाना होगा। लोगों का कहते हैं ना कि जो लोगों का ट्रस्ट है वो विन करना होगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो जैसे अभी यहाँ पे सभी सरकारों सभी पार्टीज के नेता लोग बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूंगी कि सबका एक कर्तव्य एकजुट होकर यही होना चाहिए कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान कर सके अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू, वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सके जब हम पॉलिसीज बनाते हैं या नीतियां बनाते हैं, जिससे कि लोगों का विश्वास हम जीत सकें। और उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स करने होंगे, कुछ ऑटोनॉमी जहां तक है हमारे पास है। जैसा अभी कुछ लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम सभी के साथ हैं, हम एक देश के साथ नहीं है कि नहीं एक देश ने जो कहा हम उसके पीछे पीछे उसकी बात मानते हैं। हमारा एक अपना स्टैंड होता है, लेकिन कहाँ तक वो स्टैंड बरकरार रहता है इस युद्ध वाले सिचुएशन में, उसको देखना होगा। एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी तक हम लोग इस बारे में बहुत ज्यादा बात करें कि बाहर के लोग जो भारतीय यहाँ से बाहर गए हैं वो अगर वापस आ गए तो क्या होगा। तो स्थिति ये है कि हमको ये सोचना होगा कि हम इसको एक तरह से रिवर्स ब्रेन ड्रेन की उसमें देखें कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि भारत से जो ब्रेन है वो बाहर जा रहा है, अगर वो ब्रेन हमारा वापस आ रहा है तो हमको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट। ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी होंगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, ऐसे अवसर
कि हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, जो हमारा यूथ का पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, तो हमको उसको बाहर से अगर वो किसी भी उस पे किसी भी परिस्थिति वश वो भारत वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो हमको उन्हें ये दिखाना है कि नहीं आप आइए और आप कैसे उनकी जो स्किल वहां पे उन्होंने डेवलप की है उससे वो यहाँ पे आके कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको सोचना होगा। अभी कुछ दिन पहले आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि जो लोग हैं उनको जॉब क्रिएटर होना है रादर देन जॉब सीकर। तो हमारी कंट्री में क्या है कि बेसिकली लोग जॉब सीक करने की कोशिश करते हैं, जॉब क्रिएट करने की नहीं। तो वी नीड टू डू दैट। आई थिंक ठीक है, यानी ये कदम उठाना होगा। लेकिन मैम इतनी जल्दी से आपने क्योंकि स्वीकार किया कि देखिए हमारी कंट्री में इस कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं, तो अभी वो कैटेगरी डेवलप करने के लिए भी एक अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। खैर ठीक है, लौटेंगे। निखिल खत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे। निखिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी गरिमा जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बात बोल रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और देश के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत अडिग है। इंटरनेशनल रिलेशंस पर तो सर आप बाद में आइए, पहले तो आप ये बताइए जो हमारे नेशनल रिलेशंस है उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है। हमारे टेरिटोरियल के अंदर एक हमारे साथी की शिप को उड़ा दिया जाता है अमेरिका द्वारा, उस पर आप बिल्कुल चुप है, अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आई है। और दूसरी बात, ये सारा कार्य जो अमेरिका करवा रहा है, बीजेपी के लोग अमेरिका से इतना क्यों दबते हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है किस चीज से वो दबते हैं। हालांकि गरिमा जी आपको मैं युद्ध के ऊपर बता दूं, ये युद्ध हालांकि इजराइल ने छेड़ा हो, पर जो असली जो मुद्दा है वो अमेरिका द्वारा किया गया है। अमेरिका ने ईरान को बोला था कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाओ, उसके बाद भी अमेरिका ने द्वारा कोई, मैं कह सकता हूं कि कोई इतनी बड़ी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि भाई ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, पर उसके बाद ही अमेरिका ने उस पर हमला बोल दिया। वो क्यों अमेरिका ने हमला बोला? क्योंकि वो अपना दिखाने के लिए कि भाई हम डिक्टेटर हैं। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति बताता है और वो दिखा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को इसके खिलाफ होना चाहिए। और वहां के जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामेनी जी, हम उनको एक बहुत बड़ी सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम अमेरिका के खिलाफ वो खड़े तो हुए, हमारे खिलाफ उन्होंने एक युद्ध तो लड़ा, गलत को गलत तो बोला। तो इस चीज पर तो ये देखना चाहिए। अमेरिका हालांकि किसी के साथ भी गलत कर ले, पर ये तो बात ठीक नहीं कि हर लोग उस गलत को सहेगा। इस बार ईरान ने उसको उल्टा फायर बैक किया, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखना चाहिए। और मोदी जी, हम तो कह रहे थे मोदी जी ये देश हमारा है, ये देश सबका है, अगर ऐसी चीज है तो हमारे देश को भी एक स्टैंड आपके उससे लेना चाहिए। क्यों मोदी जी को स्टैंड ले पा रहे हैं? क्यों अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं? साफ तौर पर अमेरिका के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। अमेरिका आज हमारे समुद्र में आया, कल हमारे घर में आकर हमला कर देगा और बोल देगा भाई ये तो ईरान का था। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर क्या बोलेंगे? चलिए अविरल जी से हम जवाब ले लेते हैं। अविरल जी, एक तो निखिल जी का जवाब और दूसरा हमारे दर्शक ने नाराजगी व्यक्त की थी। हाँ। देखिए जहां तक विषय एक तरीके से आंतरिक सुरक्षा का या फिर एक तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा का, तो पूर्ण रूप से सेना मौजूद है और सेना पूर्ण रूप से सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं। और नंबर 2, ये कैसा हमला हो गया? जवाब ले लेते हैं अब निखिल जी अब जवाब लेते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक विषय निखिल जी ने कहा, और समाजवादी पार्टी का और इंटरनेशनल लेवल की अगर बात कर ली जाए, तो विशेष रूप से मैं तो अखिलेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने AI समिट के विषय पे स्टैंड लिया। जब कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार से प्रदर्शन किया तो उनका भी स्टैंड जो था एक तरीके से सराहनीय था। और सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं, एक भारतीय होने के नाते सबकी हमारी जवाबदेही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और अगर राष्ट्र सर्वोपरि की बात आती है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात हो तो उस पर आंतरिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की अगर बात कर जाए और राष्ट्र के स्टैंड की अगर बात की जाए तो सबको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मालूम है, हमारे देश का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, स्पष्ट स्टैंड है। हम शांति के पक्ष में हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के पक्ष में हैं। हम केवल ह्यूमन राइट्स की बात सेमिनार्स में नहीं करते, एक तरीके धरातल पे करते हैं, जमीनी स्तर पे करते हैं। और जो स्टैंड है उस पर हम हमेशा कायम रहते हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक महंगाई का विषय है तो महंगाई के विषय को किस प्रकार से डील किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चिंताजनक विषय है। और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर चिंतित है। और निश्चित रूप से महंगाई का असर किसी रूप में आम जनता की जेब पे ना पड़े, ये सुनिश्चित करने का काम पूर्ण रूप से हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, हमारे देश पर हमला हो रहा है और ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। आनंद सिंह जी का पहले रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। आनंद, क्या स्थिति है? 97 लाख लोग बाहर खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, इनको वापस लाने के लिए किरण मिश्रा जी ने बताया कि आप भी गए, पहले तो असंभव नजर आता है, उसके बाद आप भी गए, तो क्या स्थिति होगी? कैसे उनको रोजगार दिया जाएगा? कैसे उन्हें इस देश में सेटल किया जाएगा? अपने आप में सारी चुनौतियां होंगी सरकार के सामने, लेकिन फिलहाल
सबसे पहले जो चुनौती है, जो परेशानी है, वो इन 97 लाख परिवारों के परिजनों को है, क्योंकि इन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि बाहर हालात कैसे हैं। जिन भी लोगों की तस्वीरें सामने आई, वीडियोस सामने आए, उसमें साफ तौर पर लोग अपनी चिंता जता रहे हैं। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो भी वीडियोस जारी कर अपने परिजनों को बता रहे हैं कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। किरण जी, मैं आती हूँ आपके पास, आनंद जी की सुन लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो क्या स्थिति है, क्या लोग फ्लाइट्स को लेकर भी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जानकारी लेने के लिए कि कोई फ्लाइट जाने वाली है या फिर कोई फ्लाइट इन देशों से आने वाली है? दुबई, इन सभी जगहों पर फ्लाइट्स जो है वो जैसे ही इस युद्ध की जानकारी आई तुरंत ही कैंसिल कर दी गई थी। लगभग 500 की संख्या बताई जा रही थी। अभी क्या हालात सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई आपको? जी बता दें कि जिस तरह से जब से ये युद्ध चला फ्लाइटों का कैंसिल होना लागू हुए हैं, तो जिस तरह से 97 लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, अगर वो लोग यहाँ आते हैं कहीं न कहीं भारत, जब इनको वापस सरकार लाती है तो इससे रोज महंगाई बढ़ेगी और लोगों को जो दिक्कत है, क्योंकि ये बाहर जो लोग थे तो ये कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, किसी कंपनी में या कहीं पर नौकरी कर रहे थे, तो उनसे उनकी जो आय थी उस आय से अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे थे। उस आय में अब ये वापस आएंगे तो इतनी जल्दी सरकार के जो स्टैंड होंगे, सरकार इतनी जल्दी इन 97 लोगों को नौकरियां तो देना नहीं है। तो इसलिए लगातार जिस तरह से महंगाई का उछाल होगा, तो क्योंकि 97 लाख लोग थोड़े नहीं हुए भारत के लिए, मगर भारत सरकार लगातार प्रयास भी है कि कहीं ना कहीं से पहले सुरक्षित उन लोगों को लाया जाए, जो उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। पहले तो अपने भारतीय जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए जो सरकार स्टैंड कर रही है, शायद कुछ दिन पहले अभी परसों नरसों एक फ्लाइट आई थी जिसमें कुछ लोग वापस आए थे, तो इस तरह से स्टैंड कर रहे हैं। जो एयरपोर्ट की बात अगर हम बात करें तो जो उनके परिजन है, कहीं ना कहीं कुछ परिजन एयरपोर्ट पहुंचते भी हैं, तो एयरपोर्ट की जो जानकारी लेते हैं कि हाँ कोई फ्लाइट आने वाली है या जाने वाली है। अगर यहाँ फ्लाइटों की बात करें तो यहाँ से भी जाने वाले भी कुछ लोग आते हैं जो जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ रोजगार नहीं है। खासकर रोजगार जो मेन होता है कि अपने परिवार का पालन पोषण करें, उस रोजगार के लिए जो बाहर जाते हैं, अब वो युद्ध के लिए वहां पर फंस गए हैं, तो उनको लाने की जो कवायद लगातार चल रही है, उसको लेकर के परिजन यहाँ पहुंच रहे हैं कि हमारे परिजन जो हैं वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट से जब काउंटरों पे बात करते हैं तो अभी तक तो 3 फ्लाइटें रद्द हैं, लगातार इसी तरह से 2, 3, 4, 5 फ्लाइटें लखनऊ से जो जाती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं, वो कैंसिल लगातार हो रही हैं। तो इनसे परिजन पूछते हैं तो उनका कोई जवाब ऐसा नहीं होता है जो संतोषजनक हो। तो इस तरह से लगातार जो कवायद कह रहे हैं कि जो 97 लोग बाहर फंसे हैं, तो उनसे कहीं वीडियो जारी होता है तो कहीं कुछ जारी होता है, तो उनसे लोग अब फोन द्वारा जो अपने परिजनों से बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे कुछ परिजन यहाँ पे आए थे, उनसे बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे जो बाहर लोग फंसे हैं उन कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो सुरक्षित घर आ जाए, हम कुछ भी करके यहाँ रह लेंगे पर वो वापस आ जाए। जी ठीक है, किरण मिश्रा जी कुछ कह रही थी। किरण जी, मैं ये कह रही थी कि अभी की अपडेट मैं आपको दे दूं, अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपने पैदल सैनिकों को भी उतारने की तैयारी कर रहा है। दूसरा अपडेट ईरान की तरफ से मैं आपको दे दूं, लगातार मैं जुड़ी हुई हूँ, चैनल में देख रही हूँ लगातार। यूरोपीय देशों को ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर वो अपने डिफेंस में भी कोई मिसाइल या कोई चीज कोई कार्रवाई करता है तो उसको भी वॉर माना जाएगा। यानी ईरान अभी थमने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भारतीयों को वापस लाने की, विस्थापितों को पुनः बसाने की बात कर रहे हैं, वो अभी संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारे जो पार्टीगत सदस्य बैठे हुए हैं, जो हमारे निखिल जी हैं और अविरल जी हैं, इनको मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ सुरक्षा की भावना से ये सोचिए कि हमारे 97 लाख लोग, जिनमें मैं मेरे अपने बड़े दामाद की भी बात कर रही हूँ, मेरा अपना बड़ा दामाद भी दुबई में फंसा हुआ है और पिछले 5 दिनों से उससे कोई संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा है। तो हमें चिंता ये करनी चाहिए कि पहले वो लोग आए वापस आने के वापस लाने के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैंने आपको शांति से सुना है। मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि एसपी, बीजेपी, बसपा, कोई भी पार्टी आपस में ना लड़े। इस समय सबको सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी की है, उसका साथ देके सिर्फ ये प्रोग्राम बनाइए कि हमारे भारतीय कैसे सुरक्षित बिल्कुल आंतरिक राजनीति करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। और मैं ये सिर्फ सपा से नहीं, बीजेपी सभी से एक दूसरे से कहना चाहती हूँ कि कम से कम ऐसे मौकों पर राजनीति ना करें, क्योंकि आपको आंतरिक राजनीति के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे और हर रोज मिलते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में क्योंकि भारतीय फंसे हैं, वो हमारे भी हैं, उसमें हमारे अपने हो सकते हैं, बीजेपी के लोग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के
अपने कार्यकर्ताओं के परिजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसकी चिंता करनी है और हम सबको सरकार से यही उम्मीद करनी कि सरकार उसमें बेहतर काम करेगी। अब निखिल जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सिर्फ सरकार नहीं, सहयोगी पार्टियां भी उसमें सहयोग हाँ, करें। बिल्कुल पूरा सहयोग होना चाहिए सरकार को। ठीक है निखिल, सरकार का सहयोग करें। हाँ निखिल जी आप बोलिए, कुछ कहना चाहिए। किरण जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और जितनी भी गरिमा जी मैंने जितनी भी आज बातें बोली तो वो आज किसी पार्टी के रिलेटेड नहीं थी, सारी बातें मुद्दे की थी और सारी बातें अभी जो हालात हो रही है उसके ऊपर थी। और अभी किरण जी ने बात बोली कि जो भारतीय फंसे हैं उनको बाहर ले लाना चाहिए, तो आपने एक ऐसी बात बोली है कि इस पर हमसे ज्यादा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, कैसे हमारे जो देश, हमारे विदेश में जो हमारे भारतीय फंसे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो ये आप सवाल सीधा सरकार से करिए, समाज पार्टी साहब ये कैसे सवाल कर सकते हैं? और हमने जो आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, उसे मैं सवाल नहीं कर सकती, आप ऐसे विपक्ष उनसे सवाल कर रहे हैं और ये सवाल ठीक है, परंतु सहयोग भी दीजिए, सिर्फ सवाल खड़े करना समाधान नहीं है। समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग है, समाजवादी पार्टी किरण जी पूरा सहयोग है, कैसे जो फंसे हुए हमारे भारतीय हैं वो कैसे देश में है, और इसके लिए हम एक प्रक्रिया भी कर रहे हैं कि कैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में हम समाज पार्टी प्रक्रिया करेगी जो हमारे भारतीय फंसे वो हमारे देश में वापस। अविरल मलिक जी से रिएक्शन लेते हैं। अविरल जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से इसके लिए इनका, निखिल जी का धन्यवाद इनके द्वारा कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के द्वारा कि सरकार का इनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है, तो इसके लिए विशेष आभार, धन्यवाद। और जहां तक विषय एक तरीके से किरण जी का, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के समय में, इसी की चिंता की जानी चाहिए। आज के समय में, इस समय में राजनीति किसी रूप में नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र के सभी नागरिकों की चिंता की जानी चाहिए, और जो वहां फंसे हुए हैं उनकी वापसी किस प्रकार से हो, वो सुरक्षित और संरक्षित किस प्रकार से रहे, तो इसकी चिंता करना महत्वपूर्ण है। और पूर्ण रूप से विदेश मंत्रालय हो, विदेश सचिव जी हो, विदेश मंत्री जी हो, इस विषय पर निरंतर संज्ञान ले रहे हैं, निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, अर्थशास्त्री जी हमारे साथ में कुछ कहना चाह रही मुझे लगता है। अनुपमा जी अनम्यूट कीजिए। मैं तो संक्षेप में बस यही कहूंगी कि हाँ, ये एक ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस पैदा हो गया है। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में हम अपने को अलग नहीं कर सकते इस युद्ध की सिचुएशन से। अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। सारे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे और भी जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हो, सर्विस सेक्टर हो, सारी चीजों पर इस युद्ध का असर पड़ेगा और पड़ रहा है। तो हम सबको एकजुट होकर इस बारे में प्रयास करना होगा कि कैसे हम इन चीजों को सरकार तक पहुंचाएं, और उनसे ये उम्मीद करते हैं हम अपने अपने लेवल पे जो कर सकते हैं। जैसे अगर इन्वायरमेंट की बात रही तो हमें इन्वायरमेंट के लिए भी एकजुट होकर काम करना है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। उसी तरह से जो युद्ध से भी जो आफ्टर इफेक्ट हैं, पोल्यूशन और ये सारी चीजें, इसको बाद में हमको ही झेलना है। तो हमको मतलब एक सिटीजन के रूप पर भी जो हमारी ड्यूटीज है उसको करना होगा। और जहां तक इंडिया की बात रही, भारत की, तो भारत का जो डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक क्या था कि हम डिफेंस को आउटले देते थे लेकिन इतना नहीं, लेकिन अब अगर हर कंट्री में इतना ज्यादा न्यूक्लियर और इस तरह के वेपन्स यूज होंगे तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम बढ़ाएं अपना वेपन और डिफेंस सिस्टम पे। तो उसके लिए अलग से हमको एक ज्यादा एक्सपेंडिचर करने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर और सेक्टर से और क्षेत्रों से। तो वो चीज भी एक चुनौती का विषय होगा सरकार के बजट के रूप में। तो ये सारी चीजों को ही मैं कहूंगी कि हम सबको मिलकर इस बारे में प्रयास करना होगा और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना होगा। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब का एक बार लास्ट रिएक्शन लेते हैं। शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों को वापस लाना है उसके लिए क्या वाकई, क्योंकि अभी स्थिति बहुत खराब है, किरण मिश्रा जी ने साफ तौर पर कहा कि उनके अपने परिजन भी फंसे हुए हैं, और इतने सारे लोगों को क्या वापस ला पाना सरकार के लिए संभव है भी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, मेरे खुद के बहुत से अजीज रिश्तेदार वहाँ पे फंसे हुए हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन आइकन, हाँ, उन्होंने भी वीडियो जारी किया है। हाँ, वो आ गई वापस। तो देखिए, लिमिटेशंस हैं, और अभी हम इसमें अगर हम उत्सुक हुए कि अभी हमें वापस आना है अपने वतन, बिल्कुल मैं मानता हूँ, हर किसी का दिल चाहेगा कि भारत सरकार और एम्बेसी से निवेदन है, मोदी है तो मुमकिन है मोदी साहब हमें निकालें यहाँ से। अरे देखिए, अगर एयर स्पेस ही बंद कर दी है तो कैसे, कहाँ निकालेंगे? एट द मोस्ट जहां तक मैं देख रहा हूँ, चलो हम अफगानिस्तान तक ले आए, ठीक है,
अफगानिस्तान के बाद हम पाकिस्तान तो नहीं ला सकते उनको, हम क्या जगह करेंगे? जहां पर है वहां पे स्टे पुट और एडवेंचरस ना हो बिल्कुल। और मेरे को उम्मीद है जैसे ही मौका मिलेगा हमारी सरकार को चिंता होगी, हमारी सरकार फौरन तत्काल कार्रवाई करेगी, अपनी उचित कार्रवाई जो करेगी होगी वो करेंगे और वो लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा कि जो कि ये मैं आखिरी इस पे मैं समाप्त करूंगा, जो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करेंगे, बहुत अहम मुद्दा था इसलिए। तो शिपिंग अराउंड अफ्रीका ये एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इसमें ज्यादा लंबा है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टाइम टेकन, लेकिन जो कि कीप ऑफ गुड होप है वहां से, लेकिन इसमें बहुत नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, कंट्री जैसे कि देश है जैसे कि जो कि देख रही है कि इंक्रीज इंपोर्ट, लाइक नॉन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, जैसे कि रूस हो गई, यूएस हो गई, वेस्ट एशिया हो गई, या वेस्ट अफ्रीका हो गई, सॉरी माफ कीजिएगा, लैटिन अमेरिका हो गई, तो वहां उनको भी एक बार देखना होगा। दूसरी बात है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है हमारे, वो यूटिलाइजिंग स्टोर्ड ऑयल, मतलब तेल को आप बचा के रख लो एज रिजर्व, उससे शॉर्ट टर्म सप्लाई के शॉर्टेजेस आ जाएंगे, रिड्यूस कैपेसिटी, रीजनल रिस्क, और नो ऑल्टरनेटिव फॉर एलएनजी। एलएनजी जो कतार जैसे कि हुआ वो एक मेजर एक्सपोर्ट है जी। चलिए ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं इन लोगों को सरकार सुरक्षा इनके लिए एडवाइजरी तो जारी करेगी, साथ ही साथ जो बेहतर संभव चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ करने का प्रयास करेगी, क्योंकि इनके परिजन बहुत परेशान हैं और आने वाले वक्त में महंगाई से भी आम जनता को राहत दिलाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। उम्मीद है कि ये स्थितियाँ जल्द ही ठीक होंगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो शेयर बाजार और व्यापार पर भी दबाव की आशंका जताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई का बड़ा असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का